भारत माता की, भारत माता की। गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल, उपमुख्यमंत्री हर्ष सांघवी जी, केंद्रीय मंत्री और संस्थापक ट्रस्टी मनसुख भाई मांडविया, सरदार धाम के अध्यक्ष गगजी भाई सुतारिया जी, दुष्यंत भाई पटेल, पंकज भाई पटेल, राज्य भाजपा अध्यक्ष भाई जगदीश विश्वकर्मा, मंच पर उपस्थित गुजरात सरकार के सभी मंत्री, सभी दाताश्री, ट्रस्टीश्री, अन्य महानुभाव और गुजरात के कोने कोने से आए हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का ये दिन किसी पुण्य पर्व से कम नहीं है। यहां आने से पहले मैं सोमनाथ मंदिर में था। सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के 75 वर्ष पूर्ण हुए हैं। सोमनाथ मंदिर की पुनर्स्थापना, ये सपना सरदार पटेल के संकल्प से ही पूरा हुआ था। इस अवसर पर प्रभास पाटन में सोमनाथ अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और उसी दिन यहां बड़ोदरा में सरदार धाम से जुड़े एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास भी हो रहा है। डॉक्टर दुष्यंत और दक्षा पटेल कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण, शिक्षण सहाय योजना का शुभारंभ, नई परियोजनाओं का भूमि पूजन, ये सभी कार्य भविष्य में राष्ट्र निर्माण के प्रभावी प्रकल्प साबित होंगे। एक तरह से ये संस्थान युवाओं के लिए भविष्य के कैरियर के लॉन्चिंग पैड का काम करेंगे। मैं आप सभी को, समाज के सभी लोगों को इस पुण्य कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज आपके बीच आया हूं तो एक और बात की खुशी है। बंगाल, असम और पुडुचेरी के नतीजों ने पूरे देश में ही उत्साह का माहौल बना दिया है और उसके साथ साथ आप सबने भी मिलकर एक इतिहास बनाया है। गुजरात निकाय और पंचायत चुनावों के परिणाम भी बहुत शानदार रहे और इसकी भी चर्चा पूरे देश में हो रही है। साथियों, गुजरात के लोगों ने हमेशा राजनीतिक स्थिरता को महत्व दिया है। ये यहां के लोगों की राजनीतिक दूरदर्शिता है
वो जानते हैं कि राजनीतिक स्थिरता का महात्म्य क्या होता है और जहां राजनीतिक स्थिरता होती है वहां अर्थव्यवस्था की गति और तेज हो जाती है। गुजरात ने ये बात बहुत पहले समझ ली थी। उसके परिणाम आज हमें गुजरात की ग्रोथ में भी दिख रहे हैं और एक के बाद एक चुनावी नतीजों में भी दिख रहे हैं। साथियों, आप सभी के बीच आना, आपके कार्यक्रमों का हिस्सा बनना मेरे लिए हमेशा ही बहुत सुखद होता है और लगता है घर में आया हूं। क्योंकि आपके बीच आकर समाज की शक्ति का एहसास होता है। हम सभी जानते हैं कि जब भी कहीं पर वास्तविक बदलाव होता है वो समाज की सामूहिक ताकत से ही होता है। खासकर जिन जिन समाजों ने शिक्षा को प्राथमिकता दी है, शिक्षा में समान भागीदारी को अपना लक्ष्य बनाया है, वो समाज हमेशा आगे बढ़े हैं। उन्होंने नई ऊंचाइयों को छुआ है। इसलिए भाइयों बहनों, सरदार धाम के हर प्रयास में जब भी मुझे मौका मिलता है मैं हमेशा आपके साथ खड़े होने का प्रयास करता हूं। अभी गगजी भाई बड़े विस्तार से बता रहे थे, साल 2021 में मैं सरदार धाम अहमदाबाद के कार्यक्रम में आया था। तब गर्ल्स हॉस्टल का भूमि पूजन हुआ था। पिछले वर्ष उसका लोकार्पण भी हो गया। आज वहां हजारों बेटियां शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, अपने सपनों को नई दिशा दे रही। सूरत, राजकोट, भूज, महसाणा और दिल्ली, सरदार धाम के ऐसे कई संस्थान युवाओं का भविष्य गढ़ने में जुटे हैं। आज भी अहमदाबाद के निकोल में 1000 बेटियों के लिए नए छात्रावास का भूमि पूजन हुआ है। साथियों, बदलाव व्यापक हो और परिणाम स्थायी हो, इसके लिए समाज और सरकार को मिलकर काम करना आवश्यक होता है। इसीलिए आज शिक्षा के क्षेत्र में जमीनी हकीकतों के आधार पर काम हो रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। आज युवाओं की राह से रोड़े हटाए जा रहे हैं। भाषा के आधार पर होने वाला भेदभाव खत्म हो रहा है। आज जोर केवल किताबों और डिग्रियों पर नहीं है, स्किल डेवलपमेंट और इनोवेशन को पढ़ाई का हिस्सा बनाया गया है। रिसर्च में रुचि रखने वाले युवाओं को उसके लिए माहौल मिल रहा है। हमारे युवा डिग्री पूरी करके अनुभव न होने के कारण भटके न, इसके लिए अप्रेंटिसशिप के मौके उन्हें दिए जा रहे हैं।
आप सोच सकते हैं आने वाले समय में देश को इतना बड़ा स्किल्ड वर्कफोर्स मिलेगा, इसका सबसे बड़ा लाभ देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को होगा। साथियों, हमारे गुजरात के युवाओं में उद्यम की स्वाभाविक शक्ति होती है। आज स्टार्टअप इंडिया मिशन इन युवाओं के सपने साकार कर रहा है। छोटे शहरों के युवा भी उद्यमी बन रहे हैं। छोटे शहरों से बड़े बड़े स्टार्टअप सामने आ रहे हैं। स्टार्टअप्स में महिलाओं की भागीदारी भी लगातार बढ़ रही है। पहले जिन सेक्टर्स को रिस्की माना जाता था, वो अब युवाओं की पहली पसंद बन रहे हैं। पिछले 10-12 वर्षों में स्पोर्ट्स से लेकर स्पेस टेक्नोलॉजी तक देश की कामयाबी इसका सबसे बड़ा सबूत है और इसका बहुत बड़ा लाभ गुजरात के हमारे बेटे बेटियों को भी हो रहा है। साथियों, समाज में प्रगति का सबसे बड़ा आधार होता है उसकी आधी आबादी की भागीदारी। गुजरात ने इसे 2 दशक पहले ही समझ लिया था और इस दिशा में मजबूती से कदम भी उठाए। साथियों, आज गुजरात मॉडल की वही सफलता देश में दोहराई जा रही है। देश में करोड़ों महिलाओं के बैंक खाते खोले गए, शौचालय, नल से जल, गैस कनेक्शन की सुविधाएं दी गई। आज मुद्रा योजना के जरिए महिलाएं आत्मनिर्भर भी बन रही हैं। परिवार में महिलाएं स्वस्थ रहें, इसके लिए आयुष्मान भारत और मातृ वंदना जैसी योजनाएं कवच बनकर काम कर रही हैं। साथियों, पहले कितने ही क्षेत्रों में बेटियों के लिए दरवाजे ही बंद होते थे। आज उन्हीं सेक्टर्स में बेटियां लीडरशिप रोल में सामने आ रही हैं। आज नेशनल डिफेंस एकेडमी में महिला कैडेट्स ट्रेनिंग ले रही है। हमारी बेटियां फाइटर पायलट बन रही है। राजनीति में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास हो रहा है। नारी शक्ति वंदन संशोधन के जरिए हमने इसके लिए एक और प्रयास किया था। राजनीतिक कानूनों से वो पास नहीं हो पाया, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करूंगा, देश भर की महिलाओं को आश्वस्त करूंगा, हम इस दिशा में लगातार प्रयास करते रहेंगे। साथियों, महिलाओं के लिए सभी क्षेत्रों में संभावनाओं के द्वार खुले। ये केवल सरकारी नहीं, बल्कि समाज की भी जिम्मेदारी है। और मुझे खुशी है, सरदार धाम ये दायित्व पूरी निष्ठा से उठा रहा है। मैं इन प्रयासों के लिए विशेष रूप से आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथियों, गुजरात की एक बहुत बड़ी विशेषता रही है, यहां समाज हमेशा समय की दिशा को जल्दी पहचानता है। परिवर्तन को अवसर में बदलना, नई संभावनाओं को अपनाना और भविष्य की तैयारी समय रहते शुरू करना,
एक गुजरात की कार्य संस्कृति का हिस्सा रहा है। आज जब दुनिया फ्यूचर टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रही है, तब गुजरात भी नई गति के साथ आगे बढ़ रहा है। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, एरोस्पेस, एडवांस इंजीनियरिंग, ग्रीन एनर्जी, फाइनेंशियल सर्विसेज, हर क्षेत्र में गुजरात अपनी नई पहचान बना रहा है। साणंद में मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर्स बन रहे हैं। केन सेमीकंडक्टर प्लांट में भी प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। धौलेरा और सूरत में भी नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, हमारा भारत, हमारा गुजरात ग्लोबल सप्लाई चेन का बड़ा केंद्र बने, हम इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। आने वाले समय में वडोदरा की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होगी। आज यहां बने मेट्रो कोचेज दूसरे देशों तक एक्सपोर्ट हो रहे हैं। सावली में आधुनिक रेल सिस्टम का कोचेज का निर्माण हो रहा है। इंजीनियरिंग, हैवी मशीनरी, केमिकल्स और फार्मा, पावर इक्विपमेंट और एमएसएमई, ऐसे कई सेक्टर्स में आज वडोदरा मैन्युफैक्चरिंग का मजबूत केंद्र बन चुका है। यहां की गति शक्ति यूनिवर्सिटी ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स की फील्ड में प्रोफेशनल्स तैयार कर रही है। अब एरोस्पेस सेक्टर में भी वडोदरा नई पहचान बनाने जा रहा है। यहां एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ रहा है। साथियों, गुजरात और देश में विकास के प्रयासों के बीच एक और विषय संवेदनशील होता जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। इन सारी परिस्थितियों का असर लगातार पूरी दुनिया पर पड़ रहा है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी, तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। जब हमने मिलकर कोरोना का मुकाबला कर लिया, तो इस संकट से भी अवश्य पार पा जाएंगे। सरकार भी लगातार ये प्रयास कर रही है कि देश के लोगों, देश के सामान्य नागरिक पर इन सारी विपरीत परिस्थितियों का कम से कम असर हो। लेकिन ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हमें भारत के नागरिक के तौर पर अपने कर्तव्य को प्राथमिकता देनी होगी। इससे पहले के दशकों में भी जब जब देश युद्ध या किसी और अन्य बड़े संकट से गुजरा है, सरकार की अपील और उस अपील पर हर नागरिक ने ऐसे ही अपना दायित्व निभाया है। आज भी जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं।
देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें। आप भी जानते हैं कि भारत कितने ही उत्पादों को मंगाने के लिए लाखों करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा खर्च करता है। इसी समय विदेश से आने वाले उत्पादों की कीमतें भी आसमान छू रही है और सप्लाई चेन भी पूरी तरह तहस नहस हो चुकी है। और इसलिए देश पर यह दोहरा संकट है। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही हमें हर छोटे बड़े प्रयास से ऐसे उत्पादों का उपयोग कम करना है जो विदेश से आते हैं, और ऐसे व्यक्तिगत कामों से भी बचना है जिसमें विदेशी मुद्रा खर्च होती है। साथियों, भारत के इंपोर्ट का बहुत बड़ा हिस्सा क्रूड ऑयल है और दुर्भाग्य से जिस क्षेत्र से दुनिया के बड़े हिस्से को तेल मिलता है, आज वही क्षेत्र संघर्ष और युद्ध की स्थिति में उलझा हुआ है। और इसलिए जब तक हालात सामान्य नहीं होते, हम सबको मिलकर छोटे छोटे संकल्प लेने होंगे। मैंने कल कर्नाटका और तेलंगाना में भी इस बारे में चर्चा की है। मैं आज गुजरात में भी अपने आग्रहों पर फिर से जोर दे रहा हूं, और आप पर तो मेरा ज्यादा हक है, इसलिए जरा हक से कहने वाला हूं। मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें। मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। जिनके पास कार है वे एक गाड़ी में ज्यादा लोगों को साथ लेकर चलें। जिनके पास ईवी है वे भी दूसरों की मदद के लिए आगे आएं। साथियों, डिजिटल टेक्नोलॉजी ने अब इतना कुछ आसान बना दिया है। टेक्नोलॉजी की मदद भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगी। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। साथियों, सिर्फ ईंधन ही नहीं, खाने के तेल पर भी देश की बड़ी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। अगर हम थोड़ा संयम बरतें, तेल की खपत कम करें, खाने के तेल की, तो इससे देश और हमारी सेहत दोनों को लाभ होगा। और सूरत वालों को मैं खास कहता हूं, इसी तरह मैं आज समाज के सभी भाई बहनों से, मैं आपके परिवार का सदस्य हूं इसलिए आग्रह से कहता हूं, और इसमें तो आपको आगे आकर के मेरी मदद करनी पड़ेगी। सोने की आयात पर भी देश का बहुत बड़ा पैसा विदेश जाता है।
मैं आप सबसे, देशवासियों से आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें। गोल्ड की जरूरत नहीं है। साथियों, आज समय की मांग है कि हम वोकल फॉर लोकल को एक जन आंदोलन बनाएं। विदेशी सामान की जगह लोकल उत्पादों को अपनाएं। अपने गांव, अपने शहर, अपने देश के उद्यमियों को हम ताकत दें। यहां लोग बैठे हैं, बहुत अच्छी चीजें बनाते हैं, श्रेष्ठ चीजों का उत्पादन करते हैं। साथियों, हमारे में से ज्यादातर खेती के कारोबार की दुनिया से पैदा होकर के यहां आए हैं। खेती में स्वदेशी खाद को बढ़ावा मिले, नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा मिले, डीजल पंप की जगह सोलर पंप्स का उपयोग बढ़े। और हम तो किसान के बेटे हैं, किसान की बेटियां हैं। हमें अपना खेत सबसे पहले बचाना है, हमें अपनी धरती मां को बचाना है, हमें केमिकल फर्टिलाइजरों से अपनी धरती मां को मारना नहीं चाहिए। हमारे खेत को बचाना है, हमारी धरती मां को बचाना है। और इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप अपने गांव में हर किसान भाई बहन को केमिकल फर्टिलाइजर से मुक्ति का रास्ता बताइए, नेचुरल फार्मिंग की तरफ ले जाइए। साथियों, एक और भी अहम विषय, और वो भी आप में से बहुतों को लागू होता है, बुरा मत मानना, फैशन हो गई है। जैसे ही वैकेशन हुआ, बच्चों के हाथ में विदेश की टिकट पकड़ा देते हैं। विदेश में जाके वैकेशन कर रहे हैं। गर्मी की छुट्टियां आ रही हैं, आजकल विदेश घूमने, वहां पर डेस्टिनेशन वेडिंग, ये मैं यहां से बहुत से लोग हैं, अब मुझे निमंत्रण नहीं भेजते, पहले भेजते थे क्योंकि विदेश में ही शादी करते थे, अब बंद कर रहे हैं। ये विदेश में वेडिंग, इनका फैशन खूब बढ़ रहा है, और लेकिन इस पर भी बहुत विदेशी मुद्रा खर्च होती है। साथियों, आप सोचिए, क्या भारत में ऐसी जगह नहीं है जो हम अपनी वैकेशन वहां मनाएं, हमारे बच्चों को हमारा इतिहास पढ़ाएं, हम अपने स्थानों पर गर्व करें। और जरूरी है कि भारत में ही अपनी वैकेशन मनाएं। और वेडिंग के लिए भी मैं नहीं मानता हूं कि भारत से अधिक कोई अच्छी पवित्र जगह हो सकती है हमारे लिए। जब यहां वेडिंग करते हैं ना, तो हमारे पूर्वजों की मिट्टी भी हमें आशीर्वाद देती है। और वेडिंग के लिए भी भारत के ही अनेक स्थान है, उसको हम चुने। हमारे गुजरात में तो वैसे भी एक से बढ़कर एक स्थान है। और मैं तो आप सब पाटीदार भाइयों को तो कहूंगा, आपको तो अब शादी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वहीं पर जाके करनी चाहिए। आपकी हर शादी में सरदार साहब खुद आशीर्वाद देने के लिए मौजूद रहेंगे। और वहीं पर आपने, जैसे हरिद्वार ऋषिकेश में आप शांति के लिए जगह बना रहे हैं ना, वैसे ही आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में शादी के लिए जगह बना दीजिए।
मैं पंकज भाई को कहूंगा उसके लिए भी कुछ करें। जैसे हाल के वर्षों में सरदार साहब के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हमारा एकता नगर पर्यटन का इतना बड़ा केंद्र बनकर उभरा है कि हम ये तय कर सकते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर लेकर के जाएं। विदेशों में हमारे बहुत लोग रहते हैं, मैं उनको कहता हूं कि आपका दायित्व है कम से कम 5 विदेशी परिवारों को भारत देखने के लिए लेकर के आइए। आप देश विदेश में हमारे संपर्क का कोई भी परिवार जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नहीं गया है ना, उसको वहां ले जाने के लिए प्रेरित करें। हम उसे कम से कम एक ट्रिप के लिए मोटिवेट करें। डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए भी एकता नगर एक बहुत शानदार विकल्प हो सकता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में इतनी शानदार व्यवस्थाएं और गर्व है, दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू, वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल का। इस देश का कोई नागरिक ऐसा नहीं हो सकता है कि जिसको इसके लिए गर्व न हो दोस्तों। और मैं आपसे आग्रह करता हूं, आप सभी इसका फायदा उठाइए, इसका लाभ उठाइए। साथियों, ये मैंने छोटे छोटे प्रयास आपको, कोई मुश्किल काम नहीं बताया आपको, लेकिन आप मान के चलिए, ये छोटे प्रयास भले लगते सकते हो, लेकिन छोटे प्रयास भी जब 140 करोड़ लोग एक साथ संकल्प लेते हैं, 140 करोड़ लोग एक कदम आगे बढ़ते हैं इस दिशा में, 140 करोड़ कदम देश आगे बढ़ता है। तो वही छोटे प्रयास राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। और इसलिए फिर एक बार हमें एकजुट होना होगा ताकि संकट किसी भी तरह हमारी प्रगति को, हमारे विकास को प्रभावित न करे। मुझे विश्वास है हम सब साथ मिलकर इन संकल्पों को पूरा करेंगे और देश को मजबूती देंगे। અને બીજી વાત એક ગગજીબેન મારે કરવી છે। આપે મને સરદાર ગૌરવ રત્નથી સન્માનિત કર્યો। જે એવોર્ડ સાથે સરદાર સાહેબનું નામ જોડાયું હોય ને, ત્યારે જવાબદારી ઘણી વધી જતી હોય છે। એટલે એક પ્રકારે ગગજીભાઈએ બહુ ચાલાકીપૂર્વક આજે મને બાંધી દીધો કે આગા પાછા ના થતા। અને કદાચ મારા નસીબમાં લખાયેલું છે કે સરદાર સાહેબના જે સપના હતા ને, એમણે શરૂ કરેલા જેટલા કામો હતા ને, એ બધા પૂરા કરવાનું મારા જ નસીબમાં આવ્યું છે। અને આજે જ્યારે આપે આ સન્માન, આ એવોર્ડ આપ્યો છે, હું આપને વિશ્વાસ આપું છું કે સરદાર સાહેબના સપના પૂરા કરવામાં આપ સૌના આશીર્વાદથી મને જે કંઈ શક્તિ મળી છે, સંસ્કાર મળ્યા છે, ગુજરાતની માટીએ મને જે શીખવાડ્યું છે, એના ભરોસે હું કહું છું કે સપના પૂરા કરવા માટે મહેનતમાં હું કચાશ નહીં રાખું।
અને મારા સ્વભાવને ગુજરાત ભલી ભાંતિ જાણે છે. પાછા વળવાનું મન ફાવતું નથી. પરંતુ આપે આ સન્માન કર્યું એ મારા માટે બહુ મોટી બાબત છે. એક વાર મેં એક પ્રસંગ વાંચ્યો હતો કે જનરલ કરિયપ્પા એમના ગામમાં એમના સન્માનનો કાર્યક્રમ થવાનો હતો. તો અત્યંત આનંદિત હતા. તો લોકોએ પૂછ્યું, એમણે કહ્યું, ભાઈ હું દુનિયાભરમાં જાઉં છું, આખી દુનિયાના બધા અમારા સૈન્યના રીતા રિવાજો પ્રમાણે લોકો મને સેલ્યુટ કરતા હોય છે, ખૂબ માન સન્માન મળતું હોય છે. દુનિયામાં જે મળે મળે, પણ જ્યારે ઘરમાં મળે ને ત્યારે એનો આનંદ અલગ હોય છે. ભારતના પ્રધાનમંત્રીનું દુનિયામાં સન્માન થઈ રહ્યું છે, કારણ ભારત સામર્થ્યવાન થઈ રહ્યું છે. અને આજે જ્યારે ઘરમાં ઘરના દીકરાને ઘરના લોકો જ્યારે આશીર્વાદ આપે ને ત્યારે કામ કરવાની શક્તિ ઘણી વધી જતી હોય છે. મારે માટે મારા પરિવારજનોએ આપે સૌએ આ સરદાર રત્નરૂપી જે આશીર્વાદ આપ્યા છે એ બદલ હું આપનો ખૂબ ખૂબ આભારી છું અને આ ઋણનો સ્વીકાર કરું છું. ફરી એકવાર આપ સૌને જે સંકલ્પ લઈને તમે ચાલ્યા છો, જે સપના તમે લઈને ચાલ્યા છો, એના માટે ઈશ્વર તમને ખૂબ શક્તિ આપે. સરદાર સાહેબના આશીર્વાદ નિરંતર આપના ઉપર બન્યા રહે અને પંકજભાઈ જેવા સાથીઓ તમને મળતા રહે. અહીંયા અમે ત્રણ એવા લોકો બેઠા છીએ કે જેનો વિશેષ નાતો છે. એક પંકજભાઈ, બીજા નરહરી અમી, અમે બધા નવનિર્માણની ઓલાદો છીએ. તો મને આનંદ થયો કે આજે પંકજભાઈએ પણ એક મોટી જવાબદારી લીધી છે. આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. જય સરદાર, જય સરદાર. ધન્યવાદ.